नमस्कार दोस्तों। पिछले एक दो हफ्ते में आपने आई एम श्योर देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा एक करेक्शन हुआ था, एक काफी बड़ी गिरावट हुई थी, करीब 6-7% एक हफ्ते के अंदर, करीब 7 सेशन के अंदर ये पूरा खत्म हो गया था। तो यहां पर एक दो दिन से ये देखने को मिल रहा है, जैसे कि आज भी मैं जब स्टॉक मार्केट देख रहा था तो करीब सेंसेक्स के अंदर 1000 पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी चल रही थी। आई डोंट नो अभी क्या होगा, लेकिन यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि बजट के दिन कल 1 जनवरी 2022 को यहां पर क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट के ऊपर डायरेक्ट असर करने वाली हैं और बड़ा असर करने वाली हैं, वो मैं आपको स्पेसिफिक चीजें बताऊंगा और उसको लिंक करने की कोशिश करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो सबसे बड़ा दिन होता है, स्पेशली हमारे देश में भी आप देखो तो वो होता है बजट, और वो आ चुका है। 1 फरवरी को यहां पर बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इस साल अगर आप देखोगे ना, जो बजट के पीछे जो हाइप है, जो काफी सारी चीजें होती हैं, स्टॉक मार्केट में एक उत्साह सा रहता है, वो थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसका मेन कारण यह है ग्लोबल स्टॉक में जो करेक्शन आया है और उसका असर आपको भारत के स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। और उसका मेन कारण क्या है कि यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है, वो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा काबू करने में लगी हुई है और उसकी वजह से वहां पर जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो जिसमें रेपो रेट को बढ़ाना और बाकी सारी चीजें, जैसे बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम हो गया, उसको अब स्लो डाउन करना, वो सारी चीजें आपको यूएस के अंदर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको भारत के स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। लेकिन जो सीजनल ट्रेडर्स हैं, जो डे टू डे ट्रेडर्स हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स और इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत उत्साह वाला दिन होता है स्टॉक मार्केट। एंड आई एम श्योर आप में से जितने लोग करते हैं पता ही होगा कि किस प्रकार से जो वोलेटिलिटी है वो होती है। मतलब आप कह सकते हो कि 90% से ज्यादा चांसेस है कि काफी अच्छी खासी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेंगी। जो निर्मला सीतारमण जी का बयान होता है, एक एक शब्द पर गौर किया जाता है और उसको मार्केट पचाने की कोशिश करता है और उस हिसाब से आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। यह हर बजट में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर लिंकेज क्या है वो मैं आपको बताने से पहले जल्दी से एक बार जो इकोनॉमिक बैकड्रॉप है वो आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखो, इस समय अगर आप देखोगे भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका अनुमान लगाया गया है 2021-22 का 9.2% बाय फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया था। और इसके अलावा जहां तक आईएमएफ की बात है, उन्होंने कम किया है, जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है उसको 9.5% से कम करके 9% कर दिया गया है। यहां पर रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि हमारा जीडीपी रिकवरी थोड़ा सा बेहतर हो रहा था, लेकिन पिछले 1-2 महीने में जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है, डिमांड में उतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं आई है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी अभी जस्ट खबर आई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, कि इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेडिक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, मतलब जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ 8% से 8.5% के बीच रह सकती है। देखिए, ये लेटेस्ट खबर है और इकोनॉमिक सर्वे तो आज मैं बनाऊंगा ही, शाम तक आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बेसिकली आपको यूं समझना है कि जो हम रिकवरी कर सकते थे, जो बेहतर हो रहा था, उसमें यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ डिमांड एंड बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन वेरिएंट वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको रेस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिला है। अब मैं आता हूं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं बजट में, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए और उसका डायरेक्ट बड़ा असर आपको मार्केट पर होगा। सबसे पहला है वो है आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। देखिए, फिस्कल डेफिसिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर सरकार इसको थोड़ा सा काबू में रखती है, फिस्कल डेफिसिट का सिंपल अर्थ क्या है कि सरकार और कितना ज्यादा खर्च कर रही है, मतलब जितना सरकार का रेवेन्यू है, मान के चलो 1000 रुपए रेवेन्यू है, सरकार यहां पर 1200 रुपए खर्च करी है, तो एक प्रकार से 200 ज्यादा खर्च करी है, तो डेफिसिट बढ़ता जाता है। तो जितना सरकार डेफिसिट को काबू में रखेगी, उसकी वजह से जो ग्लोबल निवेशक हैं, जिसको आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हो, एफपीआई कहते हो, वो लोग भारत में ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे और वो निवेश करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट थोड़ा सा अच्छा होगा, हम उसको अचीव करेंगे, तो चांसेस है कि मार्केट उसको पॉजिटिव में लेगा। और इस बार का जो टारगेट है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि टैक्स कलेक्शन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। हर महीने आप सुनते होंगे कि जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख से ऊपर हुआ है, रिकॉर्ड बना है, 1.3 लाख करोड़ हुआ है, 1.4 लाख करोड़ हुआ है। इसके अलावा जो नॉमिनल जीडीपी में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, उसकी वजह से भी टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो मे भी हो सकता है कि सरकार ने जो अनुमान लगाया था अभी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का कि फिस्कल डेफिसिट हमारा 6.8% होगा, हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट इससे भी कम हो, मतलब 6.5 हो सकता है, 6.4 हो सकता है, आई डोंट नो कितना होगा, बट अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इससे कम हो। और अगर ये खबर आती है तो ये मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे मार्केट में ज्यादा निवेश करेंगे, क्योंकि यहां पर दिखता है ना कि सरकार कॉन्फिडेंस में है, सरकार के पास रेवेन्यू है, सरकार फालतू के खर्च नहीं कर रही है, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है और इसीलिए वो लोग निवेश करते हैं यहां पर। और अगला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इकोनॉमिस्ट का मानना है कि हो सकता है 6% के आसपास फिस्कल डेफिसिट रह सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स हैं 6%, 6.5%, ये बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि पैंडेमिक के पहले आपको याद होगा हम 3.5%, 3% की बात कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि यहां पर रेवेन्यू कम हो गया था पैंडेमिक के दौरान और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया था, और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट इतना ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसका डायरेक्ट असर मार्केट के ऊपर आएगा। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो क्या होता है, दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि वो उतना ज्यादा वो रिटर्न नहीं देता है। मतलब सरकार जब सैलरी पे करती है, पेंशन पे करती है, सब्सिडी प्रोवाइड, मतलब इस तरह की जो चीजें करती है ना सरकार, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करते हैं। तो कई जो निवेशक हैं या फिर मार्केट को जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना होता है कि सरकार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा खर्चा करेगी, इसका मतलब सरकार के पास रिटर्न आएगा, जैसे कि फ्लाईओवर बनाना है, रोड बनाना है, स्कूल्स बनाना, मतलब जो कैपिटल से रिलेटेड हो, एसेट का निर्माण करना है, तो सरकार को उसके ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहिए। इसकी वजह से सरकार का जो फाइनेंस है वो थोड़ा काबू में रहता है, आप कह सकते हो। तो अगर सरकार थोड़ा ज्यादा भी खर्चा कर देती है, लेकिन वो खर्चा देखना होगा क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर होता है। अगर होता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा खर्चा कर रही है लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ज्यादा खर्चा कर रही है, तब यहां पर मार्केट उसको नेगेटिव मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये वाला, इसमें सरकार ने कहा था 5.2 लाख करोड़ का हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन अगला जो फाइनेंशियल ईयर है बजट में हो सकता है कि इसको 20% रेज किया जाए और ये 6.5 लाख करोड़ सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च कर सकती है। अगर ये नंबर आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो बड़ा नंबर आपको ध्यान रखना है वो है आपका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट। देखिए इसमें तो नेगेटिव खबर है ही है, और ये पहले से भी पता था, क्योंकि यहां पर जो बड़े बड़े आईपीओ की बात हो रही, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, फिर इसके अलावा यहां पर जो बीपीसीएल को और बेचना था, सरकार पूरी तरह से बेचना चाह रही थी, वो अभी तक मीट नहीं हो पाया, और भी कई सारे जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट थे। पिछले साल सरकार ने कहा था 2.1 लाख करोड़ हम यहां पर डिसइन्वेस्टमेंट करके लेकर आएंगे, लेकिन ये कहीं से भी पूरा हो ही नहीं सकता, अभी तो कुछ लग ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी देखना होगा क्या फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ आता है कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो अब क्या होगा कि यहां पर अगले साल फिर इसको रोल ओवर कर दिया जाएगा, इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, इस साल जो अचीव नहीं हुआ वो, और अगले साल इसको मैच किया जाएगा। तो अगले साल का भी टारगेट आपको डिसइन्वेस्टमेंट का बड़ा होने वाला है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा ही होने वाला है, ऐसा सरकार रखेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि पिछला टारगेट मैच नहीं हुआ है, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। लेकिन हां, यह देखना होगा कि सरकार अगला जो टारगेट रखेगी डिसइन्वेस्टमेंट का, वो कौन से सेक्टर में, मतलब कि सरकार की कौन सी कंपनी को बेचने के लिए करेगी। अगर पीएसयू बैंक्स वगैरह थोड़े बिकते हैं तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। आप ध्यान रखना, मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो सब हो सकता है आपके लिए नेगेटिव खबर हो, आप नहीं चाहते होंगे, वो एक अलग पूरा अलग मामला है। लेकिन मैं स्पेसिफिकली मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। अगर यहां पर पीएसयू बैंक्स होगा, इस तरह की चीजें अगर बेचने की बात करती है सरकार, तो डेफिनेटली यहां पर एक पॉजिटिव खबर होगा मार्केट के लिए। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आजकल सुनाई दे रही थी, वो था आपका एलटीसीजी टैक्स। एलटीसीजी क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो क्या होता है कि जब आप स्टॉक में शेयर्स खरीदते हो, सपोज टाटा का शेयर्स आपने खरीद लिया, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, आप उस शेयर को कितने समय तक रखते हो? क्या आप 1 साल के अंदर ही उसको खरीद के बेच देते हैं? तब वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। मतलब जो भी प्रॉफिट होता है, मुनाफा, कैपिटल आपका बढ़ रहा है ना, तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है। लेकिन एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखोगे तो लोग 1 साल से ज्यादा उसको रखते हैं और फिर उसके बाद उसको बेचते हैं, तो उस पर एक बड़ा मुनाफा होता है। तो सरकार उसमें अभी प्रेजेंट टाइम में देखिएगा तो 10% का टैक्स लगाती है। मान के चलो आपका 10,000 का मुनाफा हुआ, तो यहां पर 10% मतलब 1,000 रुपए डायरेक्टली एलटीसीजी लगेगा। बाकी जो टैक्सेस लगेंगे वो तो लगेंगे ही, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली 1,000 रुपए पहले ही आपका कट जाएगा। तो यहां पर रूमर्स ये चल रहा है मार्केट के अंदर कि सरकार हो सकता है ये 10% को करंट से बढ़ा सकती है। क्या ये 15% करेगी, 20% करेगी? अगर थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव खबर होने वाली है ये। लेकिन अगर यहां पर ये बढ़ोतरी नहीं होती है तो एक प्रकार से पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि रूमर्स चल रहा है इस समय मार्केट के अंदर कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर सरकार एलटीसीजी लगा सकती है। और आखिरी में जो एक मेन फैक्टर ध्यान रखना है, रूरल स्पेंडिंग। देखो रूरल स्पेंडिंग मैंने स्पेसिफिकली यहां पर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हमारे देश की जो ड्राइव है, जो ग्रोथ अगर आप देखोगे ना, वो रूरल एक्सपेंडिचर से ही आती है। मतलब हर जगह से आती है, रूरल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आज भी बड़ा आबादी हमारा रूरल एरियाज में रहता है। अगर वो एक्सपेंडिचर करते हैं तो यहां पर मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी, जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। आप सोच के देखो,
वो कैसे एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे? जब सरकार वहां पर रूरल में ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, यहां पर किसी प्रकार का लोन गारंटी स्कीम देती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, मनरेगा में कुछ बढ़ाती है, वो देखने वाली बात होगी कि क्या लोगों के हाथ में पैसा आता है। अगर वो आता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा करेंगे वो लोग, ऐसा माना जाएगा, तब तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग कुछ आंकड़ा बता देता हूं कि मार्केट, जो स्टॉक मार्केट कल रिएक्ट करेगा, उसमें जो बिग प्लेयर्स हैं वो किस तरह से अभी पोजीशन है। अभी के समय जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो पिछले 4 महीने से वो लगातार नेट सेलर्स बने हुए हैं, मतलब वो नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहे हैं पिछले 4 महीने से। अब देखना होगा आगे वो क्या दिखाते हैं। जहां तक रिटेल इन्वेस्टर्स की बात है, जो हमारे जैसे हम आप जो बाकी छोटा छोटा निवेश करते रहते हैं, हम लोग थोड़ा सा नेट लॉन्ग पोजीशन बनाकर रखें, हम पॉजिटिव हैं इस चीज को लेकर। जहां तक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात है, देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, जो बड़े मात्रा में पैसा लगाती हैं। उन्होंने दिसंबर के महीने में तो करीब $8 बिलियन और निवेश किया था, बताया जा रहा है। मतलब दिसंबर का जो क्वार्टर था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में $8 बिलियन उन्होंने निवेश किया था, तो पॉजिटिव है वो। लेकिन जनवरी के महीने में जो भी कुछ हुआ है अभी मार्केट के अंदर, उसमें उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया, उन्होंने उतना ज्यादा निवेश नहीं किया है। तो यहां पर अभी के लिए देखिए तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है ना वो थोड़ा सा उत्साहित हैं, लेकिन बाकी के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे फॉरेन के हों डोमेस्टिक के हों, वो अभी के लिए थोड़ा सबड्यूड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा एनालिसिस था। देखते हैं बजट के दिन क्या होता है। प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आपके साथ कल आऊंगा, यहां पर जरूर देखिएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर जब बजट की बात करते हैं तो देश का पहला जो फर्स्ट एवर बजट की अगर हम बात करें ना, ब्रिटिशर्स टाइम में पहली बार लाया गया था 1860 में, ठीक है। 1860 में जब बजट लाया गया था तो 3 तरीके के टैक्स लाए गए थे उस समय। तो आप क्या बता सकते हो यहां पर कौन सा वो टैक्स नहीं था? मतलब इनमें से 3 जो लाए गए थे वो तो सही है, लेकिन उनमें से कौन सा वो टैक्स नहीं था जो 1860 में लाया गया था, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप यहां पर ले सकते हैं इसका जो उत्तर है। और कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर मैं स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।